सर ये अपन ने समझ लिया था इन 4 पंक्तियों में प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन की समाप्ति। मैंने आपको बताया था कि भाई डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। व्हाइट लाइट के नाम से जाना जाता है, व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं जिनको विबग्योर के नाम से जाना जाता है, और उसी की स्प्लिटिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। फिर हमने देखा डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म, इसके थ्रू देखा डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म कि जब हमने प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास कराई तो हमें 7 कलर स्क्रीन पे ऑब्टेन हुए, जिसमें वायलेट था वो सबसे नीचे था और रेड था वो सबसे ऊपर था। वायलेट था वो सबसे नीचे था और रेड था वो सबसे ऊपर था। तो अब हम रीजन देख रहे हैं कि डिस्पर्शन हुआ क्यों। देखो व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर है, सातों की वेवलेंथ अलग अलग है, कितनी 300 नैनोमीटर से 7। अब इसके बीच में वेरी करेंगे, क्लियर। एयर और वैक्यूम के अंदर ये सातों कलर सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं। पूछ ले स्पीड की, कोई भी लाइट ले लो, एयर के अंदर उसकी स्पीड सेम है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये सातों कलर एयर या वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं, लेकिन देखो सातों की वेवलेंथ अलग अलग है। तो जब मीडियम चेंज होता है तो इनकी स्पीड चेंज होती है, और स्पीड सबकी अलग अलग रहती है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ सबकी अलग अलग है। जब भी रिफ्रैक्शन होता है, मैंने एक नोट लिखवाया था, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन वेवलेंथ चेंजेस, स्पीड चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। यानी जैसे ही वेवलेंथ चेंज होती है स्पीड चेंज होती है, उसी के साथ क्या चेंज होती है, इनकी वेवलेंथ। तो स्पीड इनकी अलग अलग, किसी की कम किसी की ज्यादा। वो किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ पे। यार वो किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ पे। तो स्पीड सबकी अलग अलग तरह से चेंज होती है, तो उसकी वजह से इनका डेविएशन अलग अलग हो जाता है। जैसे कि ये अगर प्रिज्म था, यहां से व्हाइट लाइट गई, क्या ये वॉयलेट और ये रेड होगा? इसमें सारे कलर आ गए ना, ये वॉयलेट और ये रेड होगा। देखो वॉयलेट की वेवलेंथ कितनी है? 300 नैनोमीटर। तो इसकी स्पीड बहुत कम है, इसकी स्पीड कम है, इसलिए इसका डेविएशन ज्यादा है। इसकी स्पीड, तो स्पीड में और वेवलेंथ में चेंज आने की वजह से क्या लिखवाया मैंने, as the medium changes the speed of colors changes and they deviates with different angles and disperse into 7 अलग अलग एंगल से डेविएशन होता है, इसके साथ अलग अलग लाइट निकल जाती है। ये रीजन है किसका? कॉज ऑफ डिस्पर्शन। ये विक्टर ध्यान रखना है, डायरेक्ट सवाल यहां से बनता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन का है। ये व्हाट इज द मिनिमम स्पीड सो इट डेविएट्स सम मोर। ये यहां से तो किसका डेविएशन सबसे ज्यादा और किसका डेविएशन सबसे कम, ये। और डायग्राम में ध्यान रखिए, वी को नीचे रखना, वो 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ कौन सा। देखो मेरे का लाइट के 2 फॉर्म, लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था, एक तो पर तीसरी फॉर्म आती है मॉडर्न फिजिक्स में। किसमें? मॉडर्न। एनएम इज नैनोमीटर बेटा, 10 की पावर -9, दिस इज नैनो, क्लियर। लाइट के है ना, सुनना ध्यान से। जैसे तो देखा जाए 3 फॉर्म होते हैं, पता की रे ऑप्टिक्स, वेव नेचर में आती है रे ऑप्टिक्स, और पार्टिकल नेचर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। एक एक रे ऑप्टिक्स हमने पढ़ी कि रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कर रही है लाइट। वेव ऑप्टिक्स में ये मानते हैं कि लाइट किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव की फॉर्म। वे कहाँ दिख रही है? वे दिख रही है सिग्नल, वो उस केस में दिख रही है, बाकी थोड़ी दिख रही है, उस केस में दिख रही है। हाँ, ऐसा तो साउंड, साउंड किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? दिखता है क्या वेव? कैसे बता सकते हैं? सुनना, गिटार के तार को खींचो, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे। गिटार के तार को तारों में वेव का है ना,
लाइट के दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और रे नेचर भी होता है। वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन भी करती है और वेव नेचर भी, वेव की फॉर्म में भी ट्रैवल करती है। और साउंड भी वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है पर वो नजर नहीं आता। देखिए लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है सर, वेवलेंथ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक कंप्लीट वेव है क्लियर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ है उसको वेवलेंथ है, जिसे बेटा ऑसिलेशन कहते हैं। देखो समझते हैं पेंडुलम को, पेंडुलम देखा है ठीक है ना, ये है इसकी मिड पोजीशन क्लियर, और ये इसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन, इसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं क्लियर। इधर वाली एक्सट्रीम और उधर वाली भी एक्सट्रीम, देखना ध्यान से। ये मिटा दूं ये थोड़ा सा, सात सेम नहीं है, स्पीड सेम एयर में बिल्कुल है, 300 विक्टोर की और 700। वेवलेंथ तो पहले भी अलग ही है, और पहले क्या सेम है स्पीड से। वेवलेंथ तो चाहे एयर में हो या कहीं पे भी हो, एयर में है वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, टू चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज। क्लियर? ये वीडियो और 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ये ऑब्टेन किए न्यूटन ने, एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन, और यही से कांसेप्ट निकाला उसने रेनबो। न्यूटन है भी है, अभी न्यूटन है, ये भी न्यूटन है। नहीं यार वो इक्वल प्रोपोर्शन में करना, पर इतना फर्क नहीं आएगा जब तुम उसको फास्ट स्पीड से घुमाओगे। इक्वल प्रोपोर्शन में करोगे तो पूरा वाइट दिखेगा। अरे ठीक है, वेवलेंथ समझाऊं, देखो वेवलेंथ ये तो मिटा दूं यहाँ से, इतना सा डायग्राम चाहिए मुझे बस। देखना बेटा पेंडुलम, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, क्या बोलते हैं, और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। अब बच्चों को वेव को इसकी हेल्प से पढ़ाया जाता है, ठीक है। देखना ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। कहाँ गए हो भैया? वापिस कहाँ आया? वापिस कहाँ गया? वापिस कहाँ गया? साउंड इस फॉर्म में ट्रैवल कर, और साथ के साथ वापिस देखें, ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन। पेंडुलम इससे वापिस आएगा और वापिस कहाँ जाएगा? इधर। अगर मैं इसको वेव से समझाऊं, यहां से चालू हो रहा है, कहा गया? एक्सट्रीम। कहा आ गया? मीन। कहा गया? कहा गया? सर ये नीचे क्यों ले जा रहे हो भैया? उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, ये प्लस है तो ये माइनस, समझ लो ना। एक बार इधर गया तो ऊपर भेजा, वापिस कहा आया? मीन पे। वापिस कहा गया? एक्सट्रीम पे। वापिस कहा आया? मीन पे। तो ये एक कंप्लीट वेव है, और इसकी लेंथ को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? साउंड भी वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। गिटार के तार को जब हम थोड़ा सा खींच के छोड़ते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, यानी वो वेव आगे से आगे ट्रांसफर होती है। क्या हो रही है? वेव। एयर में भी साउंड किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? एयर। एक ड्रम लेना बड़ा सा और उसको बजाना, उसके वो जो रहेगा वो लेयर, उसमें क्या शो होंगे? वाइब्रेशंस, यानी वेव निकल रही है वहां से। और वो वेव हमारे कौन कनेक्ट करता है? ईयर पिन ना, कौन कनेक्ट करता है? ईयर पिन। वाइब्रेशंस है यार, और उसमें साउंड तुम्हें सुनाई नहीं देगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। एक फिक्स ऑडिबल साउंड होता है, बस उसी को हमारे कान सुन सकते हैं और एक रेंज तक सुन सकते हैं। उससे ज्यादा सुना तो कान डैमेज हो जाएंगे, उससे कम सुनाई नहीं देगा। समझ फिक्स फिक्स साउंड होता है। तो ये है वेवलेंथ। यहाँ से यहाँ तक लाइट के दोनों नेचर है, वे नेचर भी है और वेवलेंथ। एक पढ़ा है पार्टिकल नेचर, नाम सुना हो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं सुना? उसमें ऐसा कहते हैं कि जब किसी लाइट को मेटल के अंदर डालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते। मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न नाम इसलिए दिया कि पहले के साइंटिस्ट को नहीं पता था, ये चीज अब के साइंटिस्ट ने निकाली। तो 12th में एक अलग ही ब्रांच बना दी इसकी, मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का फॉर्मेशन, एटॉमिक बॉम्ब का फॉर्मेशन, रेडिएशन, ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये मॉडर्न है, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब यहां से न्यूटन ने एक कंसेप्ट निकाला रेनबो का, किसका? वेवलेंथ की डेफिनेशन में it is the distance between one mean position to the next and next mean position. नेक्स्ट, ये मीन पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, या फिर इसको बोले द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑसिलेशंस, वन ऑसिलेशन। सुनना, यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ जाके वापिस यहाँ आना, ये एक ऑसिलेशन। अगर मैं यहाँ से गिनूं क्लियर, यानी कि यहाँ से यहाँ जाना,
फिर वापस इधर जाना, फिर वापस यहाँ आना, ये क्या है ऑसिलेशन। यहाँ से यहाँ जाना, फिर वापस मीन पे आना, फिर वापस जाना और फिर मीन पे आना, ये एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में वेव जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको क्या कहते हैं? द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव ड्यूरिंग इट्स वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। पर ये नहीं है, ये 8वीं में पढ़ा है, छोटा मोटा बच्चों को फिर आ जाता है सीधा 12वीं में, ठीक है। और यहाँ ये ध्यान रखें, वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। पहले स्पीड चेंज होगी, मीडियम चेंज हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ चेंज। यार स्पीड चेंज होती है ना रिफ्रैक्शन में, यही तो था, रेयर से डेंसर आ गई तो स्पीड चेंज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज होगी। चलिए जी, हेडिंग लगाए रेनबो। मौसम भी है बारिश का, स्टोरी जिन जिन के एरिया में अपन पढ़ लेते हैं, अपने यहाँ लगा देना कलर, अपना एरिया यही है, यहाँ रेनबो। अब सुनो रेनबो का। रेनबो बनता है सनलाइट से, सनलाइट है व्हाइट कलर, व्हाइट कलर यानी उसके पास 7 कलर, ठीक है ना। एक सवाल और उसका जवाब जो देगा वो चॉकलेट मिलेगा। और पहले सुने, वो सवाल आएगा 3 मिनट बाद, ठीक है। रेनबो मतलब कि यह हमने डिस्पर्शन देखा प्रिज्म के थ्रू। रेनबो होता है आकाश में जब रेनी सीजन होता है और छोटी छोटी बारिश की बहुत सारी बूंदें एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होती है, तो वो एक्ट करती है प्रिज्म की तरह। किसकी तरह? प्रिज्म की तरह। यानी लाइट उसमें जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा और वो डिस्पर्जन जो अभी पड़ा वो प्रोसेस हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगी। लाइट तो कितने कलर में डिपेंड होगी, लेकिन इसका डायग्राम देखना, और सवाल आ रहा है डायग्राम से। थ्योरी लिखवाऊंगा मैं, कुछ नहीं लिखेंगे इसमें, सिंपल सा ड्यूरिंग द रेनी डेज टाइनी, इसमें बस इतना सा लिखेंगे, ड्यूरिंग रेनी डेज टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, इट एक्ट एज अ प्रिज्म। The white light enters into the droplets, undergo refraction and dispersion and splits into the 7 colors, which leads to the formation of rainbow. बस, लेकिन डायग्राम देखें, सवाल वहां से। मैंने ये बनाई एक वाटर की ड्रॉप, क्या बनाई बेटा है, और डायग्राम ये सही है 100%। ये मैंने कहा कि बेटा आई सनलाइट, व्हाइट लाइट है, क्या ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन में 7 कलर में टूट जाएगी? बिल्कुल, मैंने कल ही बताया, कुछ बुक्स एक में तोड़ती पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन में 7 में टूट जाती है। अपन यहाँ 2 ले रहे हैं, वॉयलेट और रेड, अंदर के बीच के कलर आ गए, क्या ये वॉयलेट बनेगा और क्या ये रेड बनेगा? अरे ठीक है, क्या कुछ ऐसा हुआ? वो तो सही, यही तो सवाल है। अब ये यहाँ से बाहर नहीं जाती है और इधर आई, यहाँ क्या रिफ्लेक्शन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? लेकिन यहाँ क्या हो गया, 49 डिग्री चल रही एंगल आधी जोड़ी। बताए क्यों? देखा जाए तो देखो क्या होना चाहिए था, रेयर से, इसका मैं पढ़ दिया, रेयर से डेंसर। प्रिज्म में क्या वापस बाहर निकल रही थी? अरे ये किसकी तरह एक्ट कर रही है? प्रिज्म की तरह। व्हाइट लाइट आई, स्प्लिट्स इनटू वायलेट एंड रेड, वापस ये वायलेट बन गई। एंगल सही बोल रहा है, एंगल और कोई एंगल ऑफ, चलिए सुनो इधर क्राइटेरिया नहीं, यहाँ क्या होता है देखें। अच्छा सुनो, यहाँ हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये अब देखो, ये हुआ यहाँ रिफ्रैक्शन, ये क्या है, वाटर की ड्रॉप, क्या है ये, वाटर की ड्रॉप। ये हुआ रिफ्रैक्शन, यहाँ होता है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं TIR। रीजन सुने इसका, इसे तो 12th में पढ़ाया जाता है, पर यही सुने, 12वीं 10वीं में बच्चों को नहीं पढ़ाते, वो कहते याद कर लो। इसका रीजन है, ठीक है ना, 12वीं में ये सारी चीजें, वहाँ पूरी क्या बैठी है, रे ऑप्टिक्स और माइक्रोस्कोप, कंपाउंड टेलीस्कोप सब है, ये वहां जब पढ़ाया जाता है। तो ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब सुनो होता क्या है, एक एंगल होता है, उसका नाम है क्रिटिकल एंगल। क्या नाम है? क्रिटिकल एंगल। सुनना कंसेप्ट को, क्लियर? नहीं, उसने पढ़ रखा होगा, हायर स्टडीज करता हो कहीं पे तो ठीक है, सुनना बेटा ध्यान से। मैं कहता हूँ कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम, मान लिया तुम कैसे मीडियम, ये रेरर और ये डेंसर। अरे नीचे से लाइट भेजे तो समझ जाओगे, ऊपर से लाइट, ऊपर से लाइट, रेरर डेंसर।
ठीक है, ये आई लाइट, क्या यहाँ नॉर्मल बनेगा, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। अब सुनना बेटा, एक एंगल आता है क्रिटिकल एंगल। अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, ये सबके लिए अपना अपना होता है, हर सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल अपना अपना होता है। अगर इस एंगल ऑफ, इसके बारे में बस इसकी एक लाइन लिखा गई, बाकी ये कंसेप्ट दसवीं में कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, तो कोई सी भी डिफरेंस निकाल लेना, रीजन समझे ऐसा हुआ क्यों। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, अरे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, बता रहे ना, तो पहले कंसेप्ट तो सुनो, क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, अभी बस नाम ध्यान रखो, एक एंगल है जिसका क्या नाम है, क्रिटिकल एंगल। अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये रिफ्रैक्शन करने की जगह क्या कर लेगी। तीन केस बताऊंगा, ज्यादा हो जाए, बराबर हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा। अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तो ये रिफ्रैक्शन करने की जगह क्या कर लेगी, रिफ्लेक्शन। पहला पॉइंट। दूसरा, सर अगर बराबर हो जाए तो सरफेस के कैसी चली जाएगी, पैरेलल। और अगर सर कम हो जाए तो कौन सा, मतलब उस सरफेस के पैरेलल चली जाएगी। जैसे यहाँ पानी था, कोइंसाइड, जैसे ये हवा है, एयर, ये क्या है, वाटर। इसी सरफेस के ऊपर ऐसे कोइंसाइड हो जाएगी क्या सरफेस पे, क्लियर। तो क्रिटिकल एंगल की अगर वैल्यू ज्यादा हुई तो वो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट। अगर बराबर हुई तो, ठीक है ना, अलोंग द सरफेस, हम तो ऐसे लिखाते हैं अलोंग द सरफेस के साथ चली जाएगी। और अगर कम हुई तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ जो एंगल बनता है इस केस में, उसकी वैल्यू इस क्रिटिकल एंगल से क्या होती है, ज्यादा होती है। वापिस देखिए, एक एंगल है क्रिटिकल एंगल, इसकी डेफिनेशन बताते हैं, अभी बस नाम ध्यान रखो, क्रिटिकल एंगल। ये कौन है, इंसिडेंट है, कौन है ये, इंसिडेंट है, रेयरर से डेंसर में जा रही है। क्या देखो यहाँ रेयरर से डेंसर में, क्लियर। कोई सा भी ले लो तुम, रेयरर हो या डेंसर, मीडियम चेंज होना चाहिए। सर यहाँ डेंसर से रेयरर, एनीथिंग, मीडियम चेंज होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, जैसे मैं कहता हूँ कि क्रिटिकल एंगल था मेरा 40 डिग्री, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया कितना, 45 डिग्री, ज्यादा हो गया, तो ये रिफ्रैक्शन करने की जगह क्या कर देगी, रिफ्लेक्शन। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, 40-40, तो ये सरफेस के, ये वाटर था जैसे बहरे पानी, ये क्या चली जाएगी। और अगर क्रिटिकल एंगल से कम हो जाए, जैसे 35 में, चलो 39 भी हो गई, कम हो जाए तो उसका क्या हो जाएगा, अरे थोड़ी सी एक एंगल का ही फर्क, एक पॉइंट का ही क्यों नहीं फर्क पड़ जाए, रिफ्रैक्शन कर देगी वो। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या लिखते हैं, सुनना। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल बियॉन्ड विच, ठीक है। अच्छा, ये भी एक तरह का इंसिडेंट एंगल ही है, ये भी एक तरह का क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल बियॉन्ड विच if the value of the angle of incidence is more, अलग नहीं, याद रखने ही है, बस कंसेप्ट होता है कि ऐसा क्यों हुआ, यार। और 10th में भी ये चीज तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन मन में सवाल आता है कि सर ये यहाँ से रिफ्रैक्ट क्यों नहीं हुई, नहीं इससे कैसे नहीं हुई, डेंसर से रह रहा है तो इधर बाहर निकलनी चाहिए थी ना, प्रिज्म में भी तो इधर से बाहर निकाली थी, इधर क्यों निकल रही है, क्यों, क्योंकि हियर द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, so it undergoes the total internal reflection rather than refraction, rather than reflection. The value of angle of incidence is more than the critical angle. मैं कह देता हूं मेरा क्रिटिकल एंगल 40 था, तो यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो अगर 45 बन रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन करने की जगह क्या कर देगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यार तो जब भी रेनबो बनता है, देखो रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है, गिन रहा, अरे 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, और यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन 2 बार हो रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, और रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है, एक बार। इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, क्या हो गई, इंटरनली रिफ्लेक्ट। ये यहाँ मिलते जाएंगे और क्या बन जाएगा, रेनबो। इस तरह से मिलते जाएंगे और क्या बनेगा, नहीं भाई मिलने पास ये मिला, सुने बेटा, ये मिलाने का मतलब यहाँ वो ये बता रहा कि कलर्स आपस में चिपके हुए होते हैं। अगर मैं ये बनाता
है ना, डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है कि अगर ये बनाते तो सर गैप है क्या कलर्स में, मिलाने का मतलब इनकी बाउंड्रीज आपस में क्या है, अटैच्ड है, ऐसे बाउंड्रीज आपस में क्या है, इसको स्किप भी करवा देता कोई फर्क नहीं, किसी रेफरेंस में नहीं दे रखा तो तुम ढूंढ के भी नहीं ला सकते। अरे एग्जाम में नहीं लिखना पर एक पता तो होना चाहिए रिफ्लेक्शन का, और इसमें से कोई भेद पढ़ने जैसी चीज तो बताएंगे। एग्जाम में ये ना भी पूछे पर यहाँ क्यों हुआ, एक स्वाभाविक सी है कि एक आप बच्चे को भी बताएं और उसको अगर रिफ्लेक्शन आता हो तो उसके मन में भी सवाल उठता है कि सर यहाँ से लाइट इधर क्यों नहीं निकली, रिफ्लेक्शन क्यों करा रहे हो, ये तो ट्रांसपेरेंट सरफेस, रिफ्रैक्शन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंस वैल्यू की वैल्यू किससे ज्यादा है, क्रिटिकल। क्रिटिकल एंगल मतलब कि हर मीडियम का एक एंगल होता है, और अगर लाइट को रिफ्रैक्शन करना है तो उसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, ज्यादा हो गई तो लाइट रिफ्रैक्शन की जगह क्या कर देगी, बस इतना सा कंसेप्ट है यहाँ। तो यहाँ पे पूछ लेते एक लाइन में लिखेंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल, बस समझ में आया, क्लियर। तो इसका क्या फॉर्म हो जाता है, रेनबो, क्या फॉर्म हो जाता है, रेनबो, ठीक है। हर जगह होने को नहीं, हर जगह करेगी और इधर निकल जाएगी, ऐसे नहीं आ रही यार रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। चलिए नहीं, कोई डिस्पर्जन नहीं करेगी, वहां पे डिस्पर्जन जैसा एंगल ही नहीं बन पा रहा, प्रिज्म और जैसे ग्लास स्लैब ऐसा है, ये केवल नॉर्मल रिफ्लेक्शन करती है, ये क्या करता है, डिस्पर्जन, यहाँ एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ व्हाइट लाइट कैसे, यहाँ व्हाइट लाइट कैसे एंटर कराई, अच्छा यहाँ पहली बात तो हमने व्हाइट लाइट की बात ही नहीं की, यहाँ हमने, अच्छा अगर करोगे तो इसकी स्पीड चेंज होगी, नहीं फिर भी आ रही है वापस से, अगर होगी तो मर्ज हो जाएगी क्योंकि ये सरफेस पैरेलल है। अभी हम इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम इसके सामने एक और क्या रखेंगे, उल्टा प्रिज्म। देखना यहाँ से क्या आई थी, व्हाइट लाइट कितने में डिवाइड हुई थी, 7 में, वापिस मिलके क्या बना देगी, व्हाइट। इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल इसका उल्टा होगा, हाँ ये दोनों सरफेस पैरेलल है, हाँ स्वाभाविक सी बात नहीं होगा ही, जो बाहर निकले कि वापस व्हाइट की फॉर्म में निकले, या वो एंगल ही नहीं बन पा रहा है इसको चाहिए। सन ये रहा, अरे भैया बारिश तो हर जगह आएगी ना, सन के इधर भी आएगी, इधर रेनबो का फॉर्म, जो सामने वाली ड्रॉपलेट्स होगी और जिधर सन है उधर ही किसका फॉर्मेशन होगा, रेनबो का। जिस साइड में सन है उधर ही क्या देखने को मिलेगा, रेनबो। ये ड्रॉपलेट सामने इस तरह से और इधर, ठीक है, रेनबो। अरे क्लियर, समझ में आया, क्रिटिकल एंगल कम हुआ तो रिफ्लेक्शन हो, नहीं रेनबो नहीं, रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा तो डिस्पर्शन कहां से होगी, तू कह रहा क्रिटिकल एंगल बराबर हुआ या कम हुआ, कम हुआ तो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन होगा फ्लिट, अरे डिस्पर्जन एक तरह का रिफ्लेक्शन ही तो है, बेंडिंग हो रही है लाइट की, बस वो लाइट किस में टूट गई, कलर्स में टूट गई, डिस्पर्जन एक तरह का रिफ्लेक्शन ही है कि बेंडिंग की वजह से वो 7 कलर में टूट गई, ठीक है। बेटा इसमें ना अच्छी अच्छी लाइनें नहीं लिखेंगे, स्पेक्टेकुलर इमेजिनेशन एंड स्काई बिकम्स वंडरफुल जैसे पाले, और ऐसी एक किताब में दे रखा था, सिंड्री बता दी रेनबो, स्पेक्टेकुलर फॉर्मेशन और स्पेक्टेकुलर सारी सरफेस आपस में सब सरफेस मतलब एक तरह से स्क्वायर घेरा ग्लास है, जोड़े होते हैं, नहीं हो सकता, रेनबो इज फॉर्म एनी सीजन, आपका ग्रीन हाँ लिख लो यार, अभी लिखो तो ये याद से लिख लो,
सही बात लिखी, गलत लिखी क्या? सर्दियों में रेनबो बना दोगे? नहीं है, बारिश तो हो रही है, बारिश तो चाहिए ना। आफ्टर रेन, अब ये सर्दियों की मावट हो, सर्दियों की बारिश को क्या कहते हैं? मावट। ये सर्दियों की मावट हो, रेनी सीजन की बारिश हो, चौमासा हो, है ना, कोई भी हो, लाइन में हटा दी रेनी सीजन। नहीं रिएक्शन हो गया तो रेनबो इज फॉर्म्ड में, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ड्रॉपलेट्स की साइज ज्यादा वेरिएशन थोड़ी है। रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन आफ्टर रेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर सस्पेंडेड। अल्टा हाँ बस लिख सकते हैं, रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन आफ्टर रेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर सस्पेंडेड इन एटमॉस्फेयर। Sunlight enters the crop. बहुत कुछ है ना, तो कभी पूछेगा बहुत सेक्टर, पूरा साल का सिलेबस आएगा इस बार। छोटे छोटे पॉइंट का इनमें इतना डिटेल में ना पूछो, जल्दी जल्दी करने में दिमाग पर चढ़ थोड़ा यही कर। रेनबो बनेगा तो क्रिटिकल नोट लगा के लिख देना बेटा, सुनो ये चीज कोई नहीं पूछता 10वीं में, पर आइडिया होना चाहिए, इसलिए लिखवा रहा हूँ। When the angle of incidence is more than the critical angle, the light ray undergoes अच्छा एक चीज है, तुम्हारे 5 साल बात कर रहा हूँ, तुम्हारा नुकसान। जैसे देखा जाए तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल सोचेंगे, तुम्हारे 5 साल बाद तुम्हारा नुकसान कर रहा है उसके, तो मैं तो कह रहा हूँ जाने तो उसके अपने क्या काम कर, सेल्फिश बने थोड़ा सा। When the angle of incidence is more than critical, तो क्यों गलत कर देगा? सही है रे, इसी कैसे गलत कर, तो मन की थोड़ी चलती गलत। अरे एक और चीज, परीक्षा में जितना पूछो उतना लिखो, ये राइटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जितना पूछो उतना लिखो। बियॉन्ड का मतलब इससे ऊपर, ये लाइट लिखो, लाइट रे अंडरगोस रिफ्लेक्शन,